प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल एक्सपर्ट और क्लासेज में। मैं शशिकांत सर। आज हम क्लास 10th के उर्दू वाले विद्यार्थी के लिए लेकर के आए हैं लेसन 4 के बाल गोविंद भगत, जो कि सिलसिला भाग 3 के है। इस रेखा चित्र को आज हम पढ़ाएंगे, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखा जाए, राम वृक्ष बेनीपुरी ये एक भारत के प्रसिद्ध लेखक थे और पत्रकार भी थे। देखा जाए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1899 ईस्वी में, और यह बिहार के मुजफ्फरपुर बेनीपुरी गांव में हुआ था। अब इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास देख लिया जाए तो उसका नाम है पतितों के देश में। यह राम वृक्ष बेनीपुरी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब इनका कहानी संग्रह देख लिया जाए तो कहानी संग्रह है चिता के फूल, और राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है शब्दों का जादूगर, है ना। इन्हें मतलब उपनाम के तौर पे बताया गया शब्दों के जादूगर। तो यह जो आपको पढ़ाएंगे यह एक प्रकार के रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा यह रचित है। और यह बाल गोविंद भगत इनमें एक प्रमुख पात्र के रूप में निभाए हैं। इसमें धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि ऐसे अनुष्ठानों के निर्वाह में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। इस रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ होते हैं और उनकी वेशभूषा साधु जैसा नहीं होती है, एकदम सरल होता है, जो आपको इस पूरे रेखा चित्र में बताया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पुस्तक के द्वारा। तो चलिए, तो देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है विद्यार्थीगण कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम में इससे बेहतर अंक प्राप्त हो सकें। तो देखते हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी कह सकते हैं कि उनका जो कलर जो था एकदम गोरे थे, एकदम पूरा चिट्टे गोरे। 60 से ऊपर की ही होंगे, मतलब उनकी आयु। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, मतलब जैसे कह सकते कोई साधु महात्मा रखते हैं उसके जैसा ये नहीं रखते थे। कौन? तो बाल गोविंद। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगा किए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहने हुए रहते थे। जैसे पहले कबीर के जैसे युग में लोग रहा करते थे, तो उनके जैसा पहनावा ओढ़ावा था। जब जाड़ा आता एक काली कमली, यहाँ पे कमली का अर्थ होता है कंबल, यानी कह सकते हैं ठंड के मौसम में एक कंबल रखा करते थे, ऊपर से वह ओढ़े हुए रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रमानंदनी चंदन मतलब टीका लगाए हुए रहते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतें के टीके की तरह शुरू होते थे। मतलब जिस तरह से औरत सिंदूर जैसा लगाती है, उन्हीं के जैसा इनका भी टीका होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीरें से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, ऐसा प्रतीत होता था। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे, मतलब अपने घर में भी काम धाम करने वाले वो इंसान थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी मतलब उनकी पत्नी, मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी को याद नहीं है। उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेतीबाड़ी भी की थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में वह खरे उतरने वाले थे। कबीर को वह साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को वह हमेशा गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ किसी से बोलते नहीं, खरा व्यवहार करते, मतलब टुक बोली व्यवहार करते थे।
किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, मत जो बोलते थे मुंह पे बोलते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कतूहल होता है ना। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, ऐसा वो मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता था, और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से वो गुजारा चलाया करते थे। तो ये बाल गोविंद का ऐसा स्वभाव था। आगे देखते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, यानी लेखक। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा, यहाँ पे कलेवा का अर्थ होता है कि मतलब वह खाना जिसे आप रास्ते में लेकर के जाते हैं, है ना, किसान के लिए लेकर जाया जाता है, उसे कलेवा या कलवा कहते हैं। लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई का अर्थ होता है जो पूरब की ओर से हवा चलती हो। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद यानी उसका साइज एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के बैल ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करवाने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से यह चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। तो मतलब उनका कार्य करने की ऐसी शैली थी, मतलब काम भी करते थे और संगीत वादन को भी साथ में ले चलते थे। आगे देखते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया के यहाँ पे अर्थ होता है आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली के तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरू की टरटर, यहाँ पर दादुरू का अर्थ होता है मेढक, यानी अब आप देखते हैं कि बारिश के दौरान मेढक अब टरटर आने लगते हैं, तो ही टरटर आ रहे थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब बाल गोविंद भगत जो गा रहे थे अपने स्वर में ना, तो मेढक की आवाज़ उनको नहीं कम कर रहा था, यानी इसमें सबसे ज़्यादा बाल गोविंद भगत का ही आवाज़ था। उनकी खंजड़ी और डिमक, मतलब खंजड़ी का अर्थ होता है एक डफाली होता है, जैसा एक वाद्य यंत्र, मतलब उससे छोटा ही होता है, बजाने वाला आता है, वो डमडमा करके बजा रहे थे। और वे गा भी रहे हैं क्या? तो गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चहुक उठ ना, इस तरह से ये गाना को गा रहे थे। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उड़ती है, चिहुक उड़ती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, मतलब अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार न्यस्तबद्धता में सोया है।
बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस तरह से वो गा रहे हैं। अब कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, मतलब उनका उठने का अब प्रक्रिया बदल चुका है, अब सुबह सुबह उठने लगे हैं। ना जाने किस वक्त जग करके वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, मतलब अपना धुन लय के साथ वो बजाना शुरू कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, शुरू कर देते हैं और सोने वालों की ही। किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब ये जो लेखक थे, इनका संगीत इतना स्वर स्वरूप था कि इन्हें सुबह सुबह वह आवाज के दिशा में वो गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरा में लोही लग गई। यहाँ पे लोही का अर्थ होता है प्रातः काल के जो लालिमा होता है। आप देखते हो कि सुबह सुबह जब सूर्य उगती है तो लालिमा लिए एकदम रहती है, तो इसी को कहते हैं लोही, है ना। यानी लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई, अब यहाँ पर कुश का अर्थ होता है एक प्रकार की नुकीली घास है ये कुश, यानी कुश की चटाई पर पूरब मुंह और काली कमली यानी काला कम्बल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुंदर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से ये कपकपा रहा था, मतलब लेखक, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक ये चमक ही पड़ते, मतलब वो अपने धुन में पूरे व्यस्त थे, यानी ऐसा लालिमा उनके शरीर पर लग रही थी। गर्मियों में उनकी संझा और उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, जो उनसे प्रेम करते थे और जो उनके प्रिय होते थे, वो आंगन में आकर के एक साथ इकट्ठा होते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उनके साथ दोहराने लगते, मतलब एक सामूहिक तौर पर। फिर तिहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था, मतलब गाने के लय के साथ साथ फिर उनका आवाज बढ़ने लगता था। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, उस ताल स्वर से ये चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। मतलब इस लय और ताल के साथ जब गाया जाता था तो लोग सुनने वाले थे, उनका थोड़ा से अचंभव लगता था, थोड़ा से मन को मोह लेने वाले ध्वनि बन जाता था। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, मतलब गाते गाते फिर शरीर धूने लगना, है ना, या कह सकते हैं कि खड़ा होकर फिर गाने लगना, तो ऐसा प्रतिक्रिया होने लगता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो चुके थे, एकदम पूरा घुल मिल चुके थे। अब आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। अब यहाँ उनके साथ कुछ ऐसी समस्या हो जाती है।
एक लौता बेटा था बाल गोविंद भगत का, वह कुछ सुस्त और कुछ वह बोद्दा सा था। बोद्दा का यहाँ अर्थ होता है कम बुद्धि वाला, है ना, यानी बोद्दा था वो। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, मतलब ऐसा उनका प्रभावित था तो उससे और मान सम्मान हुआ करता था। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, मतलब बहुत तमन्ना से। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। अब यहाँ पर एक अर्थ आ जाता है सुभग। सुभग का अर्थ होता है यहाँ पे सुंदर, यानी काफ़ी सुंदर थी और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बन करके भगत को वो बहुत कुछ बुनियादारी दुनियादारी से ये निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी का तबीयत खराब होता तो इसकी खबर कोई नहीं रख पाता है, कोई मतलब जानता भी तो थोड़ा नगण्य कर देता है, लेकिन जब मौत हो जाता है तो नए भी जानने की इच्छा पर भी उसे उसकी ओर खींच ही लेता है। ऐसा हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, लेखक गए थे घर, देखकर दंग रह गया। बेटों को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी हैं। सिरहाने एक चिराग जल रहा था, ये थोड़ी सी आग, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर था, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिस गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। और हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेम से जा मिली, भला इससे बढ़कर के आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है, ऐसा था। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू की भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, ऐसा बाल गोविंद आदेश दे रहे थे। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती है ना। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी ही आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर वो चला करते थे, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली था, है ना, जैसे पहले थे। बुढ़ापा आ गया था परंतु वैसे ही थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी,
खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले ये नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, मतलब वो और कमजोर होते चले गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे कि उस दिन भी संध्या में गीत गाएं, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, ऐसे हर सुबह 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 वो गीत गाया करते थे, लेकिन अब की बार नहीं। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका एक पंजर पड़ा था, बस। अब यहाँ पे एक पंजर का अर्थ होता है लाश। देखा गया सुबह में तो सिर्फ उनके लिए लाश ही पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से यह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया बाल गोविंद भगत पर एक रेखा चित्र। तो ये समाप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, अगर यह पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आता हो या आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से हमें यह पता चलेगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया रही है, जिससे हमें यह पता चले कि इस वीडियो को और अच्छे ढंग से बनाएं। तो आज के लिए आपके लिए इतना तक। तो हम फिर मिलेंगे आपके लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।